ईमान, ईमानदारी नैतिकता का ही एक अंग है। और श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं, नैतिकता जीवन की आधारभूत चीज़ है और यहीं से मनुष्य अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है। और ये भी यदि मनुष्यों में नहीं है तब तो वह मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं है। और इंदु जैन जो हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका हैं, वे एक बार जापान गई थी और जापान में जापानियों की ईमानदारी को देख करके वो काफ़ी प्रभावित हुई और अपना लेख भी लिखती है हिंदुस्तान पेपर में और वो काफ़ी प्रेरणादायक है। मैं आप लोगों को वह पढ़ करके सुनाता हूँ, इंदु जैन की लेख जापानियों की ईमानदारी के बारे में। यदि पूछा जाए कि जापानियों का कौन सा सामाजिक गुण सर्वाधिक प्रभावित कर गया तो मैं निसंकोच कहूँगी उनकी ईमानदारी। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह हो सकता है कि यह सीधे सीधे मेरे नफ़े नुकसान से जुड़ा है, लेकिन जितनी बार कीमती चीज़ें यहाँ वहाँ भूल जाने के बाद मुझे जापान में वापस मिली है, शायद दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में नहीं मिल सकती। अनेक पश्चिमी विदेशी मित्रों ने इसकी तायद की है। भारत में अपना सामान कभी ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सो तमाम मनोबल के बावजूद देह थक जाती थी। तीस पर जापान के स्टेशनों की बेइंतहा सीढ़ियाँ, चढ़ने उतरने की भूलभुलैया, बीच में जैसे तैसे जुटाए निरामिष भोजन से पेट भरते रहने की समस्या और मुंह में ज़बान होते हुए अवाक रह जाने की मजबूरी। लेकिन फिर भी सहायता को उद्यत लोग, हमारे यात्रा सलाहकार की प्रबुद्ध योजना और रेल परिवहन की सुचारू नियमितता से हम सारी मंजिलें पूरे करते चले गए और तरह के अनुभवों व दृश्यों की मीठी थकान से भरे अपने अंतिम सफ़र के लिए आरामदेह सीटों पर सामान टिकाकर प्लेटफार्म पर टहलने लगे। अभी गाड़ी छूटने में थोड़ा समय बाकी था। पहली बार ऐसी रेलगाड़ी में बैठ रहे थे जो 2 मंजिला थी। नीचे की आधी मंजिल ज़मीन के नीचे रहती थी। सोचा इस अद्भुत रेलगाड़ी का चित्र खींच लिया जाए, लेकिन कैसे? कैमरा कहाँ है? बल्कि कैमरा, उसके 2 लेंस, चल कैमरा का माइक्रोफोन, कई खींची हुई फिल्में, नई फिल्में, सबका बैग का बैग ही कहाँ है? जल्दी जल्दी सोचना शुरू किया और याद आया कि शिन ओसाका से नाम्बा की स्थानीय भूमिगत ट्रेन में बहुत भीड़ थी। लगभग 20 मिनट की यात्रा दरवाजे के पास खड़े खड़े किए थी। बड़े बैग हाथ से संभाले हुए थे और भीड़ जब ज़्यादा बढ़ने लगी तो बैग ऊपर सामान के रैक पर रख दिया था। नाम्बा आया, बाहर निकलती भीतर आती भीड़ के बीच जल्दी से बड़े बैग लेकर बाहर चले आए और कैमरे का थैला ऊपर ही रखा छूट गया। इस बात को अब लगभग 1.25 घंटा हो चुका था। उधर इस गाड़ी के छूटने में मुश्किल से 5 मिनट बाकी थे। किसी तरह गाड़ी के कंडक्टर को सारी बात समझाई। उसने फ़ौरन सामान उतारने को कहा और फिर शुरू हुई कोशिशें। जापान रेलवे के उस वयोवृद्ध व्यवहार के लिए क्षमा मांग रहे हैं। उन्होंने फिर भी तौबा में हमारे होटल का नाम और फ़ोन नंबर ले लिया और आश्वासन दिया कि हमें अब और प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं। कैमरा मिले या ना मिले, वे रात को 8 बजे हमारे होटल में फ़ोन करके हमें स्थिति से अवगत करा देंगे। इतना कुछ करने के बाद हमें ठीक से धन्यवाद भी दे पाने का अवसर ना देकर वे अपनी ड्यूटी पर लौट गए। सारी स्फूर्ति खोकर थके मन से हम तौबा पहुँचे तो शाम काफ़ी नीचे उतर चुकी थी। सामान सीढ़ियों पर से ऊपर ले जा रहे थे कि देखा ऊपर एक सज्जन उत्तेजित से हाथ हिला हिला कर नीचे किसी से कुछ कह रहे हैं। अचानक समझ आया कि वे हम ही से कुछ कहना चाह रहे हैं। सारी बात में बस एक ही
शब्द पल्ले पड़ रहा था। कैमरा कैमरा। आशा की चमकीली कौंध मन में दौड़ गई। उसके बाद आज तक यह सोचकर आश्चर्य होता है कि समझने की तीव्र इच्छा किस तरह मनुष्य को भाषा की सीमा से ऊपर उठा ले जाती है। वे अंग्रेजी या हिंदी बिल्कुल नहीं जानते थे और हम जापानी का एक अक्षर नहीं समझते थे, लेकिन उन्होंने बखूबी यह हमारे जेहन में उतरवा ही दिया कि नाम्बा से फ़ोन आया है कि वे इससे गाड़ी से आने वाले भारतीय दंपति को बता दें कि उनका कैमरा बैग मिल गया है, वह अगली गाड़ी से भेजा जा रहा है। बैग आ जाने पर ये सज्जन जो स्टेशन मास्टर हैं उससे ऑफिस लॉकर में सुरक्षित रख देंगे। हमें होटल फ़ोन कर देंगे ताकि हम उससे आकर ले जाएं। हमारी खुशी और अचरज का ठिकाना ना था। बारंबार धन्यवाद और अनुग्रह में झुकते हुए हम टैक्सी पकड़कर होटल पहुँचे। तब तक स्टेशन मास्टर महोदय होटल फ़ोन करके सारा किस्सा बता चुके थे। सो जाते ही होटल के मैनेजर ने अत्यंत मृदुता से हमें बताया कि हम निश्चित रहें, वे हमारा सामान स्वयं होटल की कार से भेजकर मंगा लेंगे और हमारे कमरे में पहुंचा देंगे। उसके बाद वे उसी मृदुता, तत्परता और सहजता से हमारी दूसरी समस्या सुलझाने में लग गए। दूसरी बार फिर हमने कैमरा और उसके तमाम उपकरणों का बैग छोड़ दिया। इस बार वह नगर सपोरा से चित्तोस हवाई अड्डे आते हुए बस में फिर से ऊपर सामान रैक पर रखा छूट गया। हमें अपनी भूल का इल्म तब हुआ जब हवाई जहाज़ टोक्यो के हानेदा हवाई अड्डे से 10 मिनट की दूरी पर रह गया। फिर वही भाग दौड़ धूप हमारी और इस बार हवाई परिवहन कर्मचारियों की फ़ोन पर फ़ोन, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। हानेदा से ही हमने अपने मित्र श्री शिनोमिया को सपोरो फ़ोन करके अपनी मूर्खता बता दी थी। रात के 10 बज चुके थे। तमाम दफ्तर बंद हो चुके थे। अगले दिन रविवार था, लेकिन शिनोमिया जी ने भरसक कोशिश करके हमें फ़ोन करने का आश्वासन दिया। रविवार को हमारी प्रतीक्षा जितनी आतुर थी, फ़ोन की चुप्पी उतनी ही स्थिर थी। सपोरो, हानेदा, चित्तोसे सब चुप थे। चुओ बस सर्विस से भी कोई संदेश नहीं था। मेरे पति का कहना था कि इस बार कैमरा ना मिलना ही पोइटिक जस्टिस होगा। कुछ देर बाद बोले, बच्चा भी एक बार गलती करता है तो माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी बार वही भूल करता है तो उसकी पिटाई बनती है। फिर बस अब कैमरा नहीं मिलता तो ज़िंदगी भर दूसरा नहीं खरीदूँगा। तुम्हारी जेबी कैमरे से ही काम चलाऊँगा। कुछ देर बाद फिर इतनी बढ़िया कैमरा, शायद मैं उसके योग्य ही नहीं था। सारी बातें उनकी हताशा और छटपटाहट को ध्वनित कर रही थी। आखिर उनसे नहीं रहा गया। चित्तोसे के 2-3 नंबरों को फ़ोन, हानेदा में कम से कम 6-7 फ़ोन, एक बैग जिस पर बीटल्स का चित्र है, उसमें एक निकॉन FE कैमरा, मूवी कैमरा, एक वाइड लेंस, एक टेली लेंस, फर की टोपी और दस्ताने, एक भूरी नीली ऊन की जर्सी, और हर बार एक ही उत्तर, यहाँ ऐसा कोई बैग नहीं है, हमने नोट कर लिया है, फ़ोन करेंगे। शाम को फ़ोन अपने आप बजा। शिनोमिया जी थे। मुझे बहुत दुख है। उन्होंने बात शुरू की और का बैठा दिल लेट गया। मैं इतनी देर में फ़ोन कर रहा हूँ। बस के ड्राइवर ने अपनी कंपनी के हेड ऑफिस में आपका कैमरा और सामान जमा करा दिया था। आगे तो राहत की हरहराहट में उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। फ़ोन को हथेली से ढक चमकती आँखों, खनकती आवाज़ में मुझे सुना दी, सुनो, कैमरा मिल गया। जी हाँ, बीटल्स बैग सही सलामत हमारे मित्र के घर में आराम फरमा रहा था। तो हम लोग देखते हैं, भारतीय लेखिका इंदु जैन का जापान में 2 बार बैग खोता है और दोनों बार उनको बैग सही सलामत मिल जाता है।
जापानी लोग किस प्रकार से तत्पर रहते हैं उनका बैग को खोजने के लिए कि उनका बैग सही सलामत सही मालिक के पास पहुंच जाए। ये काबिल तारीफ़ है जापानी लोगों के लिए। और ये हिंदू जैन को काफ़ी प्रभावित करता है, किसी को भी प्रभावित करेगा कि उनका खोया हुआ सामान दो दो बार मिल जाए। हम लोग तो यहाँ भारत में ट्रेन वगैरह में हमेशा ही सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं। मोबाइल वगैरह कभी बैग वगैरह खो जाता है, पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के बाद भी ना कहीं से फ़ोन आता है, ना कुछ आता है, ना कोई खोजबीन होती है, मिलता भी नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें होते रहती है। लेकिन जहाँ पर जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं सहज ही उपलब्ध है, उसके लिए किसी प्रकार की मारा मारी छीना झपटी नहीं है, तो वहाँ पर इस प्रकार की नैतिकता, सहज नैतिकता, ईमानदारी लोगों में रहती ही है। इसलिए मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति सभी नागरिकों के लिए ज़रूर से ज़रूर होना ही चाहिए। और इसके लिए मारा मारी किसी प्रकार का छीना झपटी नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोगों की ईमानदारी और नैतिकता कभी भी टूट सकती है। कभी भी लोग इस पद से विचलित हो सकते हैं और दूसरों का सामान को चुराने के लिए, लूटने के लिए या खो जाए तो अपने पास रखने के लिए उनमें लालच हो जाता है। और ये फिर मनुष्यता के लिए अच्छी नहीं है और उनके चारित्रिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है, समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका इससे पतन हो जाता है मानसिक रूप से और वे लोग फिर आध्यात्मिक साधना भी नहीं कर सकते हैं, भगवान से प्रेम भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सहज नैतिकता और नैतिकता, आध्यात्मिक नैतिकता की स्थापना के लिए बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी, आनंद मार्ग के संस्थापक, बहुत जोर देते हैं इस पर। और उन्होंने जो प्राउड दर्शन दिया है उसमें बात करते हैं कि जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, 5 आवश्यकताएं मनुष्यों को भोजन, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और आवास, ये तो बहुत सुलभ रूप से उनको मिल जाना चाहिए। यूँ कहें कि न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी होनी चाहिए मनुष्यों को, तभी नैतिकता और ईमानदारी समाज में फलेगी फूलेगी और समाज अच्छा समाज बनेगा।